जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमने अकबर पढ़ लिया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बड़ी डिटेल से पढ़ा था और उसके बाद फिर आपकी फरमाइश आई कि नहीं जी बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा से पढ़ें, जल्दी जल्दी हिस्ट्री एंड करें। मैंने कहा चलें ठीक है, तो थोड़ी सी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। आपने कहा कोई बात नहीं, बस आप थोड़ी हेडिंग्स दिया करें और उसको इलेबोरेट कर दें, हम नोट्स बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। मैं भी इस हक में हूँ, फिर जल्द अज जल्द हम इनको कंप्लीट करें और फिर हम मैक्सिमम पेपर्स के टेस्ट लें जितने ज़्यादा हो सकते हैं। इनको बार बार रिपीट करें, आप बार बार टेस्टिंग दें जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, ओके। अकबर का बेटा था जहांगीर, बड़ी दुआओं से हुआ, मन्नतों से हुआ। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है कि उनकी दुआओं से हुआ। और फिर अकबर ने उनका नाम भी, ठीक है, उनके नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा। बहुत दुआओं से बहुत अरसे में इसको ये बेटा हुआ था और एक ही हुआ, शहजादा सलीम। तो जाहिर है जी, एक ही बेटा हो तो यकीनन कहते हैं ना, औलाद लाडली हो जाती है और अ, सरकश हो जाती है। फिर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसी ने अपने बाप को फिर जहर भी दिया, बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा थोड़ा। और अकबर की कैबिनेट के साथ इसके बहुत सारे इख्तलाफात भी थे। तो हम सिर्फ इसके मेन मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे कि जो जो इसमें, इसको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। ठीक है जी, शहजादा सलीम, तो शेखू बाबा इसको कहा जाता था। इसी के नाम पर शेखूपुरा, ठीक है, क्योंकि शेखूपुरा लाहौर के साथ है बिल्कुल। और वहाँ शेखूपुरा, यानी उस वक्त शेखूपुरा नहीं हुआ करता था। और लाहौर से पहले जहाँ पे एक खास इलाके में ये शिकार के लिए जाता था, शिकार का बड़ा शौकीन था, नेचर का बड़ा शौकीन था। जवानी तो इसकी ठीक गुजरी हेल्दी एक्टिविटीज़ में, लेकिन फिर इसको इश्क मिजाजी का शौक हो गया। वहाँ से फिर नशे की आदत हो गई। बाप के साथ इख्तलाफात हो गए। बाप ने कहा जी मैंने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई है, तो आप ने इसको आगे लेकर चलना है। खैर एक मर्तबा इनकी आपस में जंग भी हो गई थी। ठीक है, आपको पता है ना, चापलूस तो होते ही हैं कुछ ना कुछ। अकबर के एक वजीर को भी इसने कत्ल कर दिया था। ठीक ठीक, जैसे ही इसको सल्तनत मिली, फैजी को। 1606 में इसने गुरु अर्जन देव को भी कत्ल कर दिया। देखिए अब 1605 में इसको तख्त मिला, बादशाह की डेथ हो गई अकबर की। तो 1606 में तख्त पे बैठते ही कहा जी गुरु अर्जन देव को कत्ल कर दो। ठीक है, फिफ्थ गुरु थे। इनके बारे में भी हमने आई थिंक पिछले लेक्चर में ही पढ़ा। इख्तिलाफ ये थे कि आप मुसलमान हो जाओ, आप तबलीग करते हो ईसाइयत की, सॉरी सिखों की, इस लिहाज से। और इनसे रेलिवेंट एक ये भी है कि गोल्डन टेम्पल, ठीक है, गुरु अर्जन देव ने उसकी बुनियाद रखी थी और इफ्तिताह करवाया था हजरत मियां मीर से। क्योंकि ऐसी क्या एमसीक्यूज है। 1611 में इसको एक लड़की महरुन्निसा, 1611 से कुछ अर्सा पहले इसको उससे मोहब्बत हो गई। महरुन्निसा एक लड़की थी, इसको ऐसे ही कहीं नजर आ गई, महल में ऐसे ही नजर आ गई। उसने पूछा कि ये कौन है। कहते जी हमारा एक जर्नैल है और उसकी ये बेगम है। मैंने कहा अच्छा। जर्नैल का नाम था शेर अफगन। तो उसने कहा जी ठीक है, ऐसा करो फलां जगह हमारे बॉर्डर पे जंग हो रही है, शेर अफगन को वहां भेज दो। शेर अफगन को वहां भेज दिया। अब इस शेर अफगन को दुश्मन ने कत्ल किया या इसी ने कत्ल करवाया, चाहे इसी ने करवाया होगा जो इतनी प्लानिंग की। वो कत्ल करवा दिया गया, वहां पर शहीद हो गया। और इसने पीछे मेहरुन्निसा से, इसको नूर जहां भी कहते हैं, इसके साथ शादी हो गई 1611 में। ठीक है, इसके अलावा इसको अनारकली से भी मोहब्बत हो गई थी। ठीक है, एक नाचने वाली थी। तो बादशाह ने उसको दीवार में चुनवा दिया, अकबर बादशाह ने, कहा जाता है। ठीक है। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कहा जाता था कि इसने भाई दीवार में चुनवा दिया, लेकिन उसको एक सुरंग के जरिए बाहर निकाल के कहा कि ये आप चले जाओ और यहाँ पर हमारे एरिया में नजर ना आना, लाहौर में नजर ना आना। ऐसा हुआ था। है जी, इससे रेलिवेंट है, इसी के दौर में एक मरतबा ऐसा हुआ 1608 में। विलियम हॉकिंग एक अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सबसे पहले आया सूरत। इंडिया में एक इलाका था सूरत, बॉर्डर के साथ, नीचे मैंने एक पिक्चर दी है इस हवाले से। तो 24 अगस्त 1608 को वो इंडिया की सरजमीन पर कदम रखा उसने। उसका मकसद क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भाई बरसगीर जो कि एक ट्रेड का सेंटर है, यहाँ मसाले हैं, यहाँ से
या क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इसको कैप्चर करो, अपनी प्रोडक्ट्स बनाओ, फैक्ट्रीज खोलो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी थी यूरोप में। लेकिन इन लोगों को, ये पहले भी कई मरतबा आ चुके थे, लेकिन नॉमिनेटेड ये विलियम हॉकिंग है, इन लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही थी मुगलों की तरफ से कि भाई आप हमारे मुल्क में ट्रेड करो, क्योंकि बदनाम ज़माना थे, गैर मज़हब के भी थे। ठीक है, ईसाई को देखा आप कुरान पाक में कितनी प्रोहिबिशन है कि आपके दोस्त नहीं हो सकते, इससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ बात थी। बहरहाल हुआ ये कि कहा जाता है, क्योंकि इसकी जहांगीर की को कहते हैं 18 बेटियां थी, और अपनी बेटियों से लगाव था इसको, बीवियां भी बहुत सारी थी यकीनन। तो एक बेटी इसकी बीमार हो गई और उसका इलाज नहीं हो रहा था, तो विलियम हॉकिंग को पता करते करते वो महल पहुंचा, कहने लगा जी अगर मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूं तो उसने कहा जी मैंने इनाम रखा हुआ है कि अपनी बेटी के वजन के बराबर, ठीक है, उसको सोना चांदी से तोल दूंगा, बेटी के वजन के बराबर, ये जिसने उसको इलाज किया था। उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मुझे थोड़ा सा वक्त दें और मैं अपने मुल्क से एक डॉक्टर लेकर आऊंगा और वो इसका इलाज करेगा। बहरहाल जी ये डॉक्टर लेकर आया, इलाज भी हो गया, अपने मुल्क से लेकर आया या इसकी टीम में कोई होगा। तो जहांगीर ने कहा जी ठीक है सोना चांदी मंगवाओ और इसको तोल दो। उसने कहा नहीं बादशाह साहब, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मुझे मेरे मुल्क को ट्रेड करने की इजाज़त दे दो। ठीक है जी, ट्रेड करने की इजाज़त मांगी। तो आप ये देखें लॉयलिटी किस तरह से इन लोगों ने। अब आप खुद कंसिडर कर सकते हो कि हमारी जो कौम है, जो इंडियंस हैं, क्या मुस्लिम एज अ मुस्लिम नहीं कहेंगे, इंडियंस की नेचर और इनकी नेचर में कितना डिफरेंस था। 1613 में, ठीक है, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सूरत के मुकाम पर। और लगाने वाला कौन था? सर थॉमस रॉय। और उसके पीछे बैकअप किया कौन था? यूरोप का जेम्स वन। यकीनन ये क्या कहना चाहिए, इंग्लैंड का ही है ना जेम्स वन। तो उसकी सपोर्ट ये उसने भेजा था, जेम्स वन ने सर थॉमस राय को। तो ये दोनों दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विलियम हॉकिंग, ये भी एमसीक्यूज है। सर थॉमस राय जिसने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, कहाँ पर एस्टेब्लिश की? सूरत में। जेम्स वन, ये एमसीक्यूज मेरी नज़र से नहीं गुजरा कभी कि भेजा किसने था, जेम्स वन ने, लेकिन आपको याद रखना है। और ठीक है, बस ये आए किस घर से थे? ट्रेड की घर से। सारे एमसीक्यूज देख लीजिए, यहाँ पर सूरत है ये, लेकिन बम्बई वगैरह के साथ, बम्बई गुजरात भी इधर ही है। 1627 को इसकी डेथ हो गई। क्या भाई आप कहेंगे इतना मुख्तसर बात, लेकिन इससे रेलिवेंट हो तो कुछ एमसीक्यूज और हैं। 1627 में इसकी डेथ हो गई, ज़्यादा एजिड नहीं था ये। और जो कि बाप ने भी बहुत अरसा हुकूमत की थी, 49 साल हुकूमत की थी, लेकिन ये भी फिर इतना कम ही उम्र का होगा, शराब वगैरह की वजह से इसकी डेथ हो गई। शेखुपुरा को एस्टेब्लिश किया, शेखुपुरा सिटी की बुनियाद रखी इसने। और हिरन मीनार, ठीक है जी, ये यहाँ पर ये हिरन, ठीक है, हम उर्दू में हिरन कहते हैं, इंग्लिश में है एंटीलॉप। ठीक है, इसको भी बारहसिंगा कह लें। होता ये है कि इसने शेखुपुरा और लाहौर के इधर साइड के किनारे एक जंगल पे इसने अपना पूरा एक चिड़िया घर बनाया हुआ था, जहाँ इसने बड़े बड़े पेट्स रखे हुए थे, जितने भी जानवर रखे हुए थे, तो उसमें इसको हिरन से बहुत प्यार था, और इसकी हिरन की हो गई डेथ, तो उसने उसके नाम पर हिरन मीनार बना दिया। पीपीएससी ने एक मतलब सवाल पूछा कि उस हिरन का नाम क्या था? क्या जी? मान सिराज। अच्छा, मैंने सर्च किया है, तो मान सिराज, मैं बड़ा वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है जी, कि मान सिराज, ये वैसे मैंने सर्च किया गूगल पे तो ये मिला, लेकिन जहाँ जो मुझे याद आ रहा है पीपीएससी ने जो पूछा था, तो वो शायद हंसराज, इस तरह का कोई नाम था हिरन का, हंसराज। तो बहरहाल ये आप इस बात को जरा जहन में रखना। इसका मानसिराज का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल बीइंग्स, यानी तमाम जितने भी जानवर उधर हैं उस सब का बादशाह। ओके। इससे मंसूब की जाती है जंजीर अदल, कि जहांगीर ने जंजीर अदल लटकाई हुई थी। ठीक है जी, शराबी बंदे का कुछ पता नहीं लगता, कभी भी वो कुछ भी रूप अख्तियार कर लेता है। तो जंजीर अदल मतलब अपने गेट के बाहर जंजीर जो भी खींचता था तो पूरा महल गूंज उठता था, इंसाफ के लिए, किसी के साथ ना इंसाफी होती थी जंजीर अदल खींचने। तो कहा जाता है इससे कि भाई एक मरतबा एक ऊंट ने वो जंजीर खींची, ठीक है, और ये खुद उठकर आया, तो रात का अगला पहर था, उसने पूछा, देखा कि भाई ये ऊंट है,
उसने कहा जी इसका मालिक कहाँ है? उसने कहा जी इसका मालिक इसको घास नहीं डालता, वो कमजोर था, तो उसने उस ऊँट का भी वजीफा मुकर कर दिया। इसको लवर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाता था ये। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है, याद रखिए। जजीरे जितने भी बात मैं कर रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज हैं। आप अपने रजिस्टर पे इनको नोट करें, इनको बनाएं, और फिर अगर इससे रेलेवेंट कोई भी पास पेपर में जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें ऐड करते चले जाना है। अव्वल तो मेरी कोशिश है कि मैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज इसमें ऐड करूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है मैं पार्टीशन भी कर रहा हूँ पास पेपर्स की ज़्यादा से ज़्यादा, ये पिछले पेपर की नहीं की। तो उसमें से भी हम एमसीक्यूज निकालेंगे, और जब 10-20 पेपर हो जाएंगे तब भी एक पार्टीशन पार्टीशन जो पेपर्स की मैं कर रहा हूँ सारी ऐसे ही आपको दूंगा, ताकि आप इसमें ऐड करते रहें रेलिवेंट हिस्ट्री यहाँ की है। इसने शालामार बाग बनाया। ठीक है जी, श्रीनगर में शालामार बाग। श्रीनगर यानी कश्मीर में निशात बाग भी एक बनाया था, तो वो नहीं पूछा जाता। शालीमार बाग, ये भी वैसे शालीमार बाग लाहौर का पूछा जाता है जो शाहजहां ने बनवाया। ये जहन में रखना कि शालीमार बाग जहांगीर ने भी बनवाया था। ठीक है जी, कश्मीर में है लेकिन। तुज़किया जहांगीर इसकी ऑटोबायोग्राफी है, यह भी याद रखें। जिसे जिसे तुज़किया बाबरी, बाबर ने भी एक किताब लिखी थी अपनी जिंदगी पे, इस तरह जहांगीर ने भी अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी तुज़किया बाबरी। अच्छा, ये तो हो गया जहांगीर। इसकी बेगम जो नूर जहां थी, तो वो 1645 में डेथ हुई। ये बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे जहन में एक बात याद आ गई इसके लिहाज से। आ जाता है तो इतनी जो कि जो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो जाहिर नखरे इसके बहुत ज्यादा थे। इसका एक भाई था आसिफ खान, वो भी इसी की फौज में शामिल था, यानी कि फाइटर था एक तरह से जहांगीर का। तो असल हुकूमत नूर जहां और इसका भाई करते थे आसिफ खान। ठीक है, जहांगीर सिर्फ एक नाम निहाद बादशाह था बज़ाहिर। तो जब इसकी डेथ हो गई नूर जहां की, तो इसने कहा कि मुझे अव्वल तो आपने जमीन के अंदर दफन नहीं करना, मुझे यानी कि सोने का ताबूत हो, और सोने के ताबूत में ये किसी गुंबद से लटक के, ठीक है, वहां पर इसको दफनाया गया। दफनाया कहाँ गया? ताबूत में इसको बंद किया गया और इसको लटका दिया गया गुंबद से। और फिर जब पंजाब में सिखों की हुकूमत आई, रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो उसने सारा वहां से सोना भी लूट लिया और जो भी इसको खत्म कर दिया। तो अब इसकी सिर्फ एक फर्जी कबर बनाई हुई है। तो जी, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। ठीक है, उसको हुकूमत मिली, जहांगीर की डेथ हो गई 1627 में, लेकिन ये 1628 में बादशाह बना। अब दरमियान का एक साल या कुछ महीने क्या हुआ वो हम देखते हैं। इसका रियल नाम था खुर्रम। 1627 में इसके वालिद की डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन 1628 में इसको तख्त मिला। इसके तख्त के बारे में कहा जाता है कि जी इसका पीकॉक शेप का तख्त था। ऐसे ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है कि कौन सा मुगल बादशाह था या कौन सा बादशाह था जिसका तख्त, ठीक है, मोर के शेप का था, मोर का। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। ठीक है जी, शायद, क्योंकि मैंने और भी देखी हैं पिक्चर्स तो वो थोड़ा डिफरेंट है। बहरहाल ये क्योंकि इस पर मोर बने हुए हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये। लेकिन आपने याद रखना है कि शाहजहां ने अपने मोर की शेप का तख्त बनवाया हुआ था। अर्जुमन बानो बेगम, ठीक है, इसकी वाइफ थी, जिसकी डेथ हो गई 1631 में। और चूंकि देखें इसको अभी एक साल ही हुआ था, और हाँ, इसमें अभी मैं जैसे कह रहा था कि चंद महीने कैसे गुजरे, इसके चंद महीने ऐसा हुआ कि इसके 3 भाई थे। 1627 में जैसे ही जहांगीर की डेथ हुई तो उसके 3 बेटे थे, और तीनों बेटों की आपस में फाइट हुई। ठीक है, 2 को कत्ल कर दिया, जो जिंदा बचा वो बचा शाहजहां। तो शाहजहां को जनाब खिलाफत मिल गई, तख्त मिल गया, बादशाहत मिल गई। ठीक है जी, और अभी उसको बादशाहत मिले एक साल भी नहीं हुआ था कि उसकी जो बिलव्ड बेगम थी, ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम, उसकी डेथ हो गई। तो ठीक है कि कितनी मेहनत से उसने तख्त लिया था, लेकिन उसकी अपनी बेगम के साथ भी कुछ अरसा ज़्यादा नहीं गुजार सका एज अ विनर। तो उसने उसकी याद में फिर ताजमहल बनवाया 1632-1648। ठीक है, आज भी ये ताजमहल मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है, ताजमहल। ठीक है, और इस पे और भी रेलेवेंट इसके कई एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ताजमहल का कलर कैसा है? वाइट। ताजमहल को, ठीक है, एसिड रेन क्या क्यों खराब कर रही है, और इस तरह।
ठीक है। तो 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 1648 में ये खत्म हुई। मेरे ख्याल 14-15 साल बनते हैं जी। ठीक है। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये शामिल है। कहा जाता है कि इसको बनाने वाला था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया। और उस वक्त की रिवायत थी कि जो भी कोई इस तरह के बहुत आला स्ट्रक्चर बनाता था, कंस्ट्रक्शन करता था, तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी। तो इसकी उंगलियां काट दी गई। चलिए। और मेरे ख्याल से हम इसके बारे में कई मरतबा वैसे भी जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। आगरा का ताजमहल है, आगरा में था। दरियाए जमुना के साथ है, तो ये भी इस तरह है। और कोई किसी को अगर रह गया तो फिर आप नोट कर लेना। वाइट मार्बल का बना हुआ, ये बता दिया। 1641 में वजीर खान मॉस्क भी बनाई। तो वजीर खान मॉस्क कहाँ पे? लाहौर में। और एक पिशावर में भी है, आई थिंक मोती मस्जिद है शायद। पिशावर में इसने नहीं बनाई थी वैसे, वो पूछते हैं पिशावर, पिशावर वाली मस्जिद में पूछता भारत। ये वजीर खान मस्जिद लाहौर की है। 1642 में शालीमार बाग भी बनाया लाहौर में। अच्छा। उसके बाद शाहजहां मॉस्क ठट्टा सिंध में, ये भी है लेकिन ये आज तक कभी पूछी नहीं है। शाहजहां मॉस्क। अच्छा, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट बनाया किसने था? अकबर ने। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, आगरा फोर्ट किसने बनाया था? अकबर ने। लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर शीश महल और 9 लखा दरबारी को शाहजहां ने बनवाया। ठीक है। और जहां आरा बेगम इसकी बेटी है, डॉटर है। ये काफी मशहूर है, इसके बारे में कहा जाता है, मतलब ये राइटर थी, लिखती थी बहुत कुछ। ठीक है। और हर वक्त शाहजहां के साथ साथ रहती थी, उसको मशवरे दिया करती थी। ठीक है जी। इसकी बेटी जहां आरा बेगम, ये याद रखना, इसके 4 बेटे थे। ठीक है। दारा शिकू जो कि सबसे बड़ा था, फिर शुजा, औरंगजेब तीसरे नंबर पर। ठीक है। वक्त का होने वाला बादशाह और मुराद। तो दारा शिकू जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, ये बड़ी सूफी तबीयत का मालिक था। इसने एक किताब भी लिखी है, इसका कहना नाम है मजमाउल बहरीन। ठीक है। यानी मजमाउल बहरीन दो मजाहिब को आपस में जोड़ती है। ये हजरत मियाँ मीर का मुरीद था। ठीक है। हजरत मियाँ मीर का, जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया, हजरत मियाँ मीर ने गोल्डन टेम्पल का इफ्तिताह किया था। तो इसको कहा जाता है कि दो तरह की पर्सनैलिटीज इसके अंदर थी। ठीक है। एक तो हुमायूं, ठीक है, और एक अकबर। इन दोनों का ये कंपाउंड था, मुरक्कब था। अकबर किस तरह, जिस तरह भी मैंने कहा कि मजमुअल बहरीन को दो मज़ाहिब को जोड़ने वाली किताब लिखी, तो अकबर भी ऐसा ही, अकबर ने ऐसे किया, दीन इलाही स्टार्ट किया। तो अकबर सेकुलर माइंड था अकबर का, तो इसका भी ऐसा सेकुलर था। तो दूसरा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं का भी मतलब ठंडी तबीयत, ठीक है, किताबें पढ़ना, बुक्स वगैरह, अकबर तो अनपढ़ था, तो हुमायूं और अकबर से ये रेलिवेंट था। इसके अलावा फिर 1657, ठीक है, र्यूमर ऑफ हज ये शाहजहां। ठीक है। शाहजहां की ऐसा कहा गया कि यार इसकी डेथ हो गई, क्योंकि बेटे थे मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे और मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नर ऑफ दक्कन, सिर्फ औरंगजेब का ही लिखा है। तो औरंगजेब को दक्कन में लगाया हुआ था। दक्कन को हम कई मतलब मैप में बनाए चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे है, राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पर, श्रीलंका की तरफ। तो इसकी जैसे डेथ हुई तो औरंगजेब बहुत तेज था, उसने कहा लो जी, मेरे बाबा की डेथ हो गई है, और यकीनन तख्त किसको मिलना था? दारा शिकू को, वो बड़ा था। और जो शाहजहां था, वो दारा शिकू का सपोर्टर भी था, वो चाहता था मेरे बड़े बेटे को हुकूमत मिले। तो जी, औरंगजेब ने क्या किया? महल पे चढ़ाई कर दी। ठीक है। वापस आया और महल पे चढ़ाई कर दी। 5 बैटल्स हुई, जिसमें जाहिर है शाहजहां ने किसको सपोर्ट करना था? दारा शिकू को। तो 5 जंगें हुई, और औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को कत्ल कर दिया। हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब क्योंकि बड़ा मजहबी बंदा था, कहा जाता है कि औरंगजेब ने ना कोई नमाज छोड़ी और ना कोई भाई, अपने सारे भाइयों को इसने यहाँ पे कत्ल कर दिया। 1658, अब देखें, 1657 में इसकी डेथ की अफवाह उड़ी। ठीक है। रिमोर मतलब अफवाह। तो 1658, ये उसके बाद डेथ हुई नहीं है उसकी, 1666 में डेथ हुई है शाहजहां की। तो जनाब, अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने के जुर्म की पादाश में शाहजहां को इसने
उम्र कैद की सजा दी थी औरंगजेब ने कि आप अब सारी जिंदगी रहो। और कहा जी अब्बा जी आप कहाँ रहना पसंद करोगे, तो उसने कहा जी मैं ऐसी जगह रहना पसंद करूंगा जहां से ये जो ताजमहल है मुझे नजर आए। तो 8 साल तक, ये भी एक सवाल है पीपीएससी का, कि कौन सा बादशाह था जो 8 साल तक जेल में रहा, ठीक है, अपनी बादशाहत के बाद। तो वो शाहजहां था। और शाहजहां वो एक छोटा सा सुराग जिस कैद खाने में वो था, ठीक है, वो मतलब ऐसे एक रूम टाइप तो नहीं होगा, थोड़ी बड़ी जगह होगी तो, लेकिन वो उस जगह से वो ताजमहल को देखता था और तरसता था, ख्वाहिश करता था। इवन कहा जाता है कि जब शाहजहां की डेथ हुई तो वो, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। देखें उसके बेटे ने उसके साथ कितना जुल्म किया। और मजीद ये एक और इसमें मुझे वाकया याद आ गया तो मैं चलो सुना देता हूँ। शाहजहां के भी देखें जिंदगी के बारे में, कि शाहजहां को एक पानी पिलाने वाले ने, ठीक है, एक प्याले में पानी दिया तो वो थोड़ा सा किनारा वहां से उसका टूटा हुआ था, क्योंकि मिट्टी के प्याले होते थे। तो उसने उस प्याले को फेंक के मारा, ठीक है, और जो उसको पानी पिलाने वाला था उसको जेल में बंद कर दिया, उसको सजा दी। और इसी तरह जब औरंगजेब, ठीक है, तख्त पे बैठा तो उसने शाहजहां को कैद में डाल दिया। तो उस कैद में उसकी खिदमत के लिए किस बंदे को रखा, उसी नौकर को जिसको उसने भगाया था। और उस नौकर ने टूटे हुए प्याले में शाहजहां को पानी पिलाता रहा वो सारी जिंदगी, ठीक है। और मजीद ये कि शाहजहां ने ख्वाहिश की, अपने बेटे को पैगाम पहुंचवाया कि भाई ऐसा है कि मेरा दिल नहीं लगता, कि इतना तन्हाई है, अकेलापन है, तो कुछ बच्चों को मेरे पास भेज दिया करो पढ़ने के लिए। तो औरंगजेब ने रिप्लाई किया उसको कि लगता है कि आपके अंदर से बादशाहत की खू अभी तक नहीं गई गई। यानी कि आप तो आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे इस बात को कि उसने किस एंगल से बात की। तो बहरहाल इतना उसने जुल्म एक तरह से किया। चलें जी इसको आप देख लेना। हाँ अगर कोई आपके जहन में रेलिवेंट इससे जो बात मैंने अभी सारी बयान की है, आसिफ गुलजमान है, बहुत पास पेपर रिवाइज करते हैं, वो फिर भी मुझे ना पर्सनली भी वैसे लिख कर भेज दिया करें कि ये एमसीक्यू रह गया। इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और फिर मैं इसको ऐड करता रहूंगा। नेक्स्ट जब इनके टेस्ट होंगे तो फिर मैं फाइल्स दूंगा तो ऐड हुए होंगे इसमें, ठीक है। ये पेपर है, चूंकि पेपर हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज हम करते रहेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं इंग्लिश के। और अब यकीन हमारे पास पेपर की स्पीड भी बढ़ गई है, तो आपकी बहुत रिवीजन होगी। मैथ बहुत मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन यही ये नहीं है कि आप कोई हम अलग अलग से लेक्चर लें मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें तकरीबन 6 से 7 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो हम हर पेपर में 6 7 एमसीक्यूज करेंगे। तो ये अगर महीने के 8 पेपर भी करें तो 50 एमसीक्यूज हमारे मैथ के आराम से बन जाएंगे, तो बहुत हैं। आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें। मजीद जैसे ही हमारे 15 20 पेपर होंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे, उसका अलग से एक पोर्शन बना के उसका अलग से टेस्ट ले लेंगे, और उससे रेलेवेंट भी मैं दे दूंगा, ठीक है, जिस तरह मैं चेंज करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ओके, ये एनालॉगी है। और ये इसको देख लेते हैं। इससे एनालॉगी टॉक और स्टैमर, स्टैमर कहते हैं हकलाने को, ठीक है, यानी कि बोला और फिर अटक गया। इसी तरह वॉक और स्टैगर, स्टैगर कहते हैं लड़खड़ाने को, ठीक है, लड़खड़ाना। देखो चलने लगा गिर गया, बोलने लगा रुक गया, तो ये एनालॉगी बनती है। ये एक्टिव पैसिव है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये देख लेना। चलिए मैं वैसे देख बता देता हूँ। टुमारो को आपने चेंज करना होता है नेक्स्ट डे। अच्छा, ये प्रेजेंट है तो जो कि यहाँ पर पास्ट है सैड, तो ये भी सैड है, तो मम्मी को माइट बना दिया। बाकी देख लेंगे, ये एक्टिव पैसिव है। अच्छा हाँ ये इसको देख लेते हैं तो। ये करेक्ट कौन सा है, सॉरी एक्टिव पैसिव नहीं करेक्शन है। इसको जरा ध्यान से देखना। शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर, उसने मुझे और मेरी सिस्टर को बुलाया, इनवाइट किया। अच्छा, ये तो ठीक है। शी इनवाइट मी एंड माई सिस्टर, ये गलत है, क्योंकि शी या तो इनवाइट्स होना चाहिए, इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है, तो मुझे बुलाती इनवाइट्स होना चाहिए। लेकिन इशू ये हुआ कि इसने दूसरे में भी दे दिया। अच्छा बाज़ औक़ात ये होती है क्योंकि मैं टाइप करवाता हूँ पेपर और उसका भी एक प्रोसीजर है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है। लेकिन इन
दूसरा, और ये ए और बी दोनों मुझे करेक्ट लग रहे हैं। शी इनवाइट्स आई एंड माई सिस्टर, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, बात का ऐसा भी होता है कि दोनों ठीक लग रहे थे। शी इनवाइट्स आई एंड माई सिस्टर, ये बिल्कुल ठीक बात है। शी इनवाइटेड आई आई एंड माई सिस्टर, तो दो करेक्ट अगर ऑप्शंस हो तो उसमें से किस तरह सेलेक्ट करें, देखें। अब इनवाइट ऐसा तो नहीं है कि वो हर वक्त या रेगुलरली कोई रूटीन वाला, ये जो वर्ब है इनवाइट, ये कोई रूटीन वाला नहीं है, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन इनवाइट तो कभी कभी किया जाता है ना। तो इसलिए फिर पास्ट वाला जो सेंटेंस है ये बेहतर है, शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर, ना कि शी इनवाइट्स आई एंड माई सिस्टर। ये है जी एक पंक्चुएशन। ही, एक करेक्ट पंक्चुएशन कौन सी है, ही विजिटेड 3 कंट्रीज। यहाँ पर ऐड करना है हमें फ्रांस, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये कॉलन यूज किया है, कॉलन। जब भी कोई लिस्ट आती है, ठीक है, जिस तरह इसमें 3 कंट्रीज हैं, तो इससे पहले ये कॉलन लगाए। तो ये पंक्चुएशन के लिए शायद मैंने पिछला जो बैच आपका लास्ट पिछले साल जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी एक पंक्चुएशन स्टार्ट की थी। तो पंक्चुएशन के एक मैंने बड़े बेहतरीन नोट्स बनाए हैं उसमें कलर्स करके। तो जैसे ही हम ईद के बाद फिर मैं वो शेयर करूंगा आपसे, उसका टेस्ट भी लूंगा। नेक्स्ट देखें, ये फिर करेक्शन है। इसको देखते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया इज पुअर, बोथ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया आर पुअर, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर। अच्छा, तो ये इसमें ठीक है, तीनों को देखेंगे तो ये ठीक लगेगा, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर। अच्छा, एज वेल एज कहाँ आता है, एंड कहाँ आता है, ये रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं सारे आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, उसमें ये मेंशन कर देंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर। तो ब्राउजर वो होता है जिसमें हम सर्च वगैरह करते हैं, जैसे क्रोम है, गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। इंटरनेट ब्राउजर एक, इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है, एक बिल्ट इन होता है विंडो का। एम एस ऑफिस क्या है, हॉरिजेंटल मार्केट। हॉरिजेंटल मार्केट मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह से रेलिवेंट हो, उसमें हम इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये, ठीक है। एम एस एक्सेल वहाँ पर यूज होता है स्पेशली, या हमारे जितने भी लेटर्स हैं या हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि एम एस ऑफिस में तीनों आ जाती हैं, तो इंडस्ट्रीज में और दफातर वगैरह में यूज होती है। इसलिए इसलिए कह रहा है कि हॉरिजेंटल मार्केट है। वी कैन यूज डैश टू कन्वर्ट वर्ड इनटू पीडीएफ। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें, अब जब भी हम प्रिंट लेना होता है तो कंट्रोल पी दबाते हैं। मैं दबाता हूँ इधर कंट्रोल पी, मुझे लगता है कि आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ये है प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट और प्रिंटर, इसके नीचे देखें ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अच्छा, इसके अलावा जब आप किसी भी जगह अप्लाई कर रहे होते हो पीपीएससी में स्पेशली, तो एट द एंड कंप्लीट, मुझे याद नहीं है कि पीपीएससी में ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन फाइनल अपनी फाइनल कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन आखिर में आता है कि प्रिंट ले लो। तो आप कहते हो जी प्रिंटर तो हमारे पास है ही नहीं, तो आप उस प्रिंटर पर नीचे क्लिक क्या करें, तो उस पर लिखा होता है, देखें, इसको छोड़े करके उस पर लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, हम वापस जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जहाँ प्रिंट लिखा हुआ आ जाता है वहां पर हम पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। बात भी हो गई हमारी। विच क्यूरी डू यू यूज टू आंसर द क्वेश्चन, सेलेक्ट क्यूरी। जो सेलेक्ट क्यूरी, ये एक डेटाबेस का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसमें से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़ लेना। तो हम सारे कोई भी ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जाहिर कंप्यूटर के हैं, सबको समझ नहीं आने की, स्पेशली मेरे तो सारे स्टूडेंट्स बायो वाले ही हैं। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन की आप समझने की कोशिश करें, जिस तरह हमारी बायो का भी कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन आता है तो कंप्यूटर वालों को नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट उसको आपको पढ़ना चाहिए वो जहन में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अच्छा, ये मैथ के मैंने सारे तकरीबन सॉल्व कर दिए हैं। जैसे अब ये यूट्यूब का मैंने लिंक दे दिया, आप ये सर्च कर लेना, बल्कि मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा।
ये जो वेब जिन वेबसाइट से मैंने आंसर उठाए हैं मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है, ब्रेनली से उठाए हैं। आप सारे आंसर देखना। ये भी ब्रेनली का क्वेश्चन लेके आए हुआ है। और जिस तरह आसिफ मुझे कह रहा था कि सर ऐसा किया करें, मुझे डिटेल से बताया करें, क्योंकि मुझे ज़रब और तकसीम भी सही तरह मुझे नहीं आती। तो आसिफ इसमें ज़्यादातर जो ये यूट्यूब के भी मैंने कुछ लिंक दिए हैं तो उसमें यकीनन ज़रब तकसीम भी हो रही होगी। ये मैथ आप देख लेना। तो ये देखें, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बास्केटबॉल ऑफ वॉल्यूम 6400, तो नीचे ये ब्रेनली से मैंने उठाया, ये 56 है। तो इससे आपने कोशिश करनी कंपेयर करके इसको सॉल्व करें। फिर भी ना समझ आए तो फिर आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना। सारे बस मेरे ख्याल से और मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कि आप अपना फाइल में से तैयार करना खुद ही। हाँ, आयतल कुर्सी कुरान पाक की लॉन्गेस्ट सूरत में आयत कौन सी है सूरह बकरा की, तो कई मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। 282। आयतल कुर्सी की कौन सी है? 255। बस, चलें जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई बात समझ ना आए, ठीक है, तो आप पूछ लेना। टेस्ट अच्छी तरह तैयार किया करें, टेस्ट दिया करें। मजीद कोई भी अगर आपके ओपिनियन है तो मैं सुनता हूँ। जिस तरह भी ये जितना भी मैंने पैटर्न चेंज किया है आप लोगों की ओपिनियन से ही किया है। जी, टेक केयर।